नमस्ते। भारतीय लोकतंत्र को अगर एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन माने तो उसका एक इंजन रूम भी होगा, है ना, जहां से सब कुछ चलता है। हमारे देश के लिए वो इंजन रूम है संविधान का पार्ट 5। जी हाँ, यही वो हिस्सा है जो तय करता है कि केंद्र सरकार कैसे काम करेगी, कानून कैसे बनेंगे और न्याय कैसे मिलेगा। तो चलिए आज इसी इंजन रूम के अंदर झांक कर देखते हैं। हम सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आता ही है कि आखिर ये सरकार चलती कैसे है। देश के इतने बड़े बड़े फैसले लेता कौन है और इन सबका पूरा डिजाइन, पूरी रूपरेखा लिखी कहाँ है। अच्छी बात यह है कि इन सारे सवालों का जवाब हमें संविधान के इसी एक हिस्से में मिल जाता है। तो आज के सफर में हम सरकार के 3 मेन पिलर्स को समझेंगे। कार्यपालिका यानी जो सरकार चलाती है, विधायिका जहां देश के कानून बनते हैं, और न्यायपालिका जो उन कानूनों की रक्षा करती है। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि हमारे आपके टैक्स के पैसों का असली रखवाला कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि संविधान का ये पार्ट 5 आखिर है क्या। देखिए, ये संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक फैला हुआ है। आप इसे एक तरह से केंद्र सरकार का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, एक ऐसी गाइड बुक जिसमें सब कुछ लिखा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी सरकार के जो 3 सबसे बड़े स्तंभ हैं वो सब इसी में आते हैं। कार्यपालिका यानी द एग्जीक्यूटिव जो कानूनों को लागू करती है, विधायिका यानी द लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, और न्यायपालिका द जुडिशरी जो कानूनों की व्याख्या करती है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा करीब से देखते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले पिलर से, कार्यपालिका। अब ये कौन लोग हैं? सीधी भाषा में कहें तो ये वो लोग हैं जो असल में सरकार चलाते हैं, देश का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं और कानूनों को जमीन पर उतारते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारे देश में कार्यपालिका के 2 हेड होते हैं। एक तरफ है राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 के हिसाब से राष्ट्र के प्रमुख हैं, मतलब हेड ऑफ स्टेट। कागज पर सारी ताकत इन्हीं के पास है। और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री जो असल में सरकार के प्रमुख हैं, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट, और हकीकत में उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल वही करते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति के पास कुछ बहुत बड़ी शक्तियां भी हैं, जैसे आर्टिकल 72 के तहत वो किसी की सजा तक माफ कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। अगर वो संविधान का उल्लंघन करें तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग से उन्हें हटाया भी जा सकता है। और सबसे बड़ा चेक तो है आर्टिकल 74 जो साफ साफ कहता है कि उन्हें हर काम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही करना है। देखा कितना बढ़िया बैलेंस बनाया गया है। अच्छा, कार्यपालिका में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की। ये कौन है? सीधे सीधे समझे तो ये भारत सरकार के सबसे बड़े वकील हैं। किसी भी कानूनी मामले में सरकार को सलाह देना या कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना, ये सब इन्हीं का काम है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, विधायिका। आसान भाषा में कहें तो हमारी संसद। जी हाँ, ये वही जगह है जहां देश की नीतियां बनती हैं, गर्मागर्म बहस होती हैं और नए कानून गढ़े जाते हैं। अब यहाँ एक आम गलतफहमी दूर करते हैं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन ये आधा सच है। हमारा संविधान आर्टिकल 79 में साफ कहता है कि संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जी हाँ, आपने सही सुना, राष्ट्रपति के बिना संसद अधूरी है। तो सवाल ये है कि कोई कानून आखिर बनता कैसे है? इसका एक पूरा प्रोसेस है। सोचिए, एक आइडिया को बिल यानी विधेयक की शक्ल दी जाती है और उसे किसी भी एक सदन में पेश किया जाता है। वहां बहस और वोटिंग के बाद वो दूसरे सदन में जाता है, और अगर दोनों सदनों में ठन जाए तो क्या होगा, उसके लिए भी व्यवस्था है आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग की। और जब दोनों सदनों से बिल पास हो जाता है तब वो जाता है राष्ट्रपति के पास। उनके दस्तखत होते ही बिल एक्ट यानी कानून बन जाता है। अब एक बहुत ही मजेदार फैक्ट, हम सब हर साल बजट सुनते हैं, है ना? पर क्या आपको पता है कि यह शब्द हमारे संविधान में कहीं है ही नहीं? जी हां, एक बार भी नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है। सोचिए, अगर संसद का सेशन नहीं चल रहा और देश को किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? क्या सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? नहीं। इसी सिचुएशन के लिए हमारे संविधान में है आर्टिकल 123 जो राष्ट्रपति को एक खास शक्ति देता है, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की। ये एक टेम्परेरी कानून होता है, लेकिन इसकी ताकत बिल्कुल संसद के बनाए कानून जितनी ही होती है। तो कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई।
अब बारी है तीसरे और शायद सबसे ताकतवर पिलर की, न्यायपालिका। और इसके टॉप पर कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसे संविधान का गार्डियन भी कहते हैं और कानूनों का आखिरी मतलब बताने वाला भी। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो इसे बहुत खास बनाती हैं। जैसे ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला एक कानून की तरह बन जाता है, जिसे देश की बाकी सभी अदालतों को मानना ही पड़ता है। इसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है, मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जैसे केंद्र और राज्यों के बीच का झगड़ा, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, सीधा। और हाँ, जरूरत पड़ने पर यह राष्ट्रपति को कानूनी सलाह भी दे सकता है। तो हमने 3 पिलर्स की बात तो कर ली, पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और किरदार है जो इन सब से थोड़ा अलग है, पर लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी हैं। ये हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम शॉर्ट में सीएजी कहते हैं। और इनका एक और नाम है गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, यानी जनता के पैसे का रखवाला। तो ये सीएजी करते क्या हैं? देखिए, आर्टिकल 148 के हिसाब से ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका सिर्फ एक काम है, सरकार के हर 1 रुपए के खर्चे पर नजर रखना। ये देखना कि जो पैसा हमारा और आपका है वो सही जगह खर्च हो भी रहा है या नहीं। और ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये एक अकाउंटेबिलिटी लूप बनाता है जो डेमोक्रेसी को बहुत मजबूत करता है। प्रोसेस समझिए, सीएजी अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसे प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को संसद में रखते हैं और फिर संसद में उस पर होती है बहस। सरकार से तीखे सवाल पूछे जाते हैं और इसी तरह ये तय होता है कि जनता के पैसे का क्या हुआ। तो अब अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो समझ आता है कि संविधान का पार्ट 5 सिर्फ कुछ नियम कानूनों की लिस्ट नहीं है। ये तो शक्तियों के संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बेहतरीन डिजाइन है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और इसी बात पर भारत के पूर्व सीएजी विनोद राय ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सरकार के 3 अंग हैं। सीएजी चौथा है जो जवाबदेही की संस्था है। ये बात हमें याद दिलाती है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सिर्फ 3 पिलर्स काफी नहीं हैं। एक चौथा यानी सीएजी जैसी अकाउंटेबिलिटी की संस्था का होना भी उतना ही जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या फिर सीएजी, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए इन चारों में से सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? या क्या असली जवाब यह है कि कोई एक नहीं, बल्कि इन सबका आपस का संतुलन ही सबसे बड़ी ताकत है? सोचिएगा जरूर।